तो मिस्टर रोहन आप चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर लो, जिसका नाम है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट अकॉर्डिंग टू टीआरजे वी के होरी। ठीक है, और ये जो इससे जस्ट पहले वाला चैप्टर पढ़ा है ना अभी हमने, ठीक है, जिसमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, तो जितने भी डिस्कस करे थे वो उसके जस्ट बाद वाला चैप्टर है ये। तो मुद्दा ये है कि इसमें सबसे पहले वो हमें ये डिस्कस कराया कि कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन होता क्या है। फिर हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट यानी कि जीडीपी के बारे में, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट यानी कि ये भी स्टिल जीडीपी से रिलेटेड रहेगा, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड की अप्रोच, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अप्रोच। ऐसे करते करते ये चैप्टर जान लेंगे। उसके अलावा ये जो दोनों ना, ये वाले शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम, इम्पैक्ट ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ये और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये इन पे बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन उस चैप्टर से भी बना देता है। ठीक, तो हमें सबसे पहले जानना है कि कंसेप्ट ऑफ शॉर्ट रन एक्चुअल में है क्या। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं? सर जॉन कीन्स की। ठीक है, इनकी है। तो शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजिकल प्ले नो रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। वो क्या कहता है? शॉर्ट रन समझता क्या होता है? शॉर्ट रन का ये मतलब होता है, 11th क्लास में कभी पढ़ाया गया था, जहाँ पे हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड वेरिएबल जैसे कि मशीन है ना, और एक होते हैं तेरा क्या कहते हैं, एक तो फिक्स्ड वेरिएबल्स हो गए जो चेंज नहीं होते, ठीक है, और एक होते हैं ऐसे जो कि चेंज हो जाते हैं। तो उसके हम दूसरे नाम में कह सकते हैं। तो ये तो फिक्स्ड वाला हो गया। एग्जांपल के लिए आप इसका ले सकते हो मशीनरी। तो जो लोग छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं ना उनके लिए फिक्स्ड वेरिएबल हो गए, ठीक है। और उसके बाद एक ले सकते हैं हम लोग ऐसे वेरिएबल जो कि फिक्स नहीं है, वो हमारे उनको चेंज किया जा सकता है बेसिकली। उसका नाम एग्जैक्टली याद अभी दिमाग में नहीं आ रहा। ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जो चेंज हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे लेबर है, ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी का खास रोल प्ले करवा ही नहीं रहा। लेबर हो गई, रॉ मटेरियल वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें, ऐसे कह रहा है इस तरह की चीज़ें। वो कहता है कि शॉर्ट रन इज डिफाइन, कैसे डिफाइन होगा? एज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच टेक्नोलॉजी प्ले नो रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। शॉर्ट रन के अंदर टेक्नोलॉजी को खास रोल प्ले नहीं करती जिससे हम उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकें या घटा सकें। अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना या घटाना है तो आपको अपने वो वेरिएबल्स बढ़ाने या घटाने पड़ेंगे जिनको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे फिक्स वेरिएबल किसी भी प्रकार के चेंज नहीं होते। अगर आपने कहा हमारे पास एक मशीन है तो एक ही मशीन है, सही है, उस मशीन की जितनी क्षमता है वो उससे ज़्यादा उत्पादन आपको करके नहीं देगी, ठीक। ये वाली बात है इसमें। इट इज़ एज्यूम टू रिमेन कॉन्स्टेंट, हम ये मान के चलते हैं कि वो कॉन्स्टेंट रहेगा। आउटपुट इज़ डिटरमाइंड एक्सक्लूसिवली बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अब आउटपुट को अगर मान के चल कि हमारे देश में आउटपुट यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज पहले से ज़्यादा बन रही हैं, तो उसका एक ये भी मतलब है कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, इसलिए वो उसको सीधा एम्प्लॉयमेंट से रिलेट करके चलता है, ठीक है। हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट। जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दर्शाया जाएगा कि यार रोज़गार तो बहुत है, उतना ही लगेगा कि हाँ भाई आउटपुट भी बढ़ रहा है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक शुद्ध एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चल हम अभी अपने घर की बात करते हैं, हमारा जो कमरा है, हम कहते हैं कि जी हमारे घर का जो बिजली का बिल है वो ऑन एन एवरेज 1500 रुपये महीना आता है, सही है। तो हमारे घर में जो बिजली के उपकरण होंगे यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होंगे वो कुछ इसी प्रकार के होंगे कि हमारे बिजली का बिल 1500 रुपये का आ रहा है। अब हमारे घर का बिजली का बिल आने लग गया सपोज कर 4000 रुपये। तो ये ना तरक्की को दर्शा रहा है कि भाई पहले इनके घर में ऐसे इक्विपमेंट, जैसे अभी हम कहते हैं जी भैया एक पंखा चलता है, एक कूलर चलता है, एक फ्रिज चलता है और समरसेबल वगैरह चलता है, थोड़ा गाय भैंसों का काम है, तो उसमें हमारा 1500 के आसपास आ जाता है। अब मान के चल कि हमारी अर्निंग बहुत और बेहतर हो जाए, हमें मकान अपना और डबल कर दें, किराएदार रखने लग जाएं, तो वो भी बिजली इस्तेमाल करेंगे। एसी वेसी लगा लें तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगी। अब वही पैसों वाले चौंचले माइक्रोवेव ठालाए, है ना, बड़ा फ्रीज ठालाए और बड़ी वॉशिंग मशीन ठालाए, समझ रहा है। तो जब आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, ठीक, तो भी आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वो बढ़ जाएगी। तो इस बात को दर्शाता है कि पहले इनके घर में इतने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं थे, कम थे तो कम बिजली का बिल आता था। अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं तो ज़्यादा बिजली का बिल आता है।
तो हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसी बात को दर्शाता है कि आउटपुट भी ज़्यादा रहा होगा तभी ऐसा है, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी बिल्कुल ऐसे होता है, जस्ट उल्टा होता है। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा शॉर्ट रन के अंदर। देयर इज़ 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के बीच में तो सीधा सीधा रिश्ता है, लेकिन टेक्नोलॉजी रहेगी सेम, ठीक है। दस इफ एम्प्लॉयमेंट इज डबल, आउटपुट विल ऑल्सो डबल। इन अदर वर्ड, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी मेजर द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। देख रहे हैं, सीधा सीधा एम्प्लॉयमेंट को किससे जोड़ दिया, आउटपुट से। आउटपुट ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, आउटपुट कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज वंस, आउटपुट बढ़ नहीं सकता अगर आपको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इकोनॉमी के अंदर से मिल जाए। अगर हमने कहा कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की सिचुएशन है तो उसके बाद हम आउटपुट ज़्यादा जनरेट नहीं कर सकते, हमारी लिमिटेशंस आ जाती हैं। बिकॉज कहा जाता है, इसका रीज़न होता मेनली रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अब लिमिटेड रिसोर्सेज में आप एक पर्टिकुलर यानी कि एक टाइम के बाद ना प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। जब फुल एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा ना तो आप आउटपुट बढ़ा सकते ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते। फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद कुछ भी नहीं बढ़ेगा, सिंपल सी बात यहाँ पे है। और अगर स्टिल डिमांड ज़्यादा रही तो महंगाई बढ़ जाएगी, ये ज़रूर होगा, प्राइस बढ़ जाएंगे ऐसे में फिर, सही है। हमें पता है जी हम तो 100 पीस से ज़्यादा नहीं बना सकते, लेकिन अभी भी मांग मार्केट में 120 पीसों की हो रही है। अब बना ही नहीं सकते 100 से ज़्यादा, चाहते हैं बनाना लेकिन बना नहीं सकते क्योंकि बंधे हुए हैं लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। तो होगा, और ये पूरी एंटायर इकोनॉमी पे लागू होता है, होगा क्या कि हम चीज़ों के दाम बढ़ा देंगे। तो जो एक्स्ट्रा 20 यूनिट्स की फालतू में डिमांड हो रही है वो डिमांड फिर नहीं होगी और हमारे 100 पीस फिर एक्स्ट्रा दाम में बिकेंगे। तो ऐसे केस में ना एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकता, आउटपुट नहीं बढ़ सकती, लेकिन चीज़ें महंगी ज़रूर हो सकती हैं, बिकॉज डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई। और जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है तब क्या कहते हैं, चीज़ें महंगी ही होती हैं, ठीक, ये वाली बात है। था ना क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाली बात हमने यहाँ पे पूरी देख ली। तो जो चीज़ अभी ऊपर पड़ी उसको उन्होंने शॉर्ट यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखते हैं इसको आगे वो क्या करवाता है। ओके, सेकंड उन्होंने पैरा लिया कि कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम को ना एक शब्द से और जान सकते हो, इसको ना ऐसे नाम दे दो, बैलेंस्ड, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल जेन्युइनली बैलेंस्ड, ठीक है। या फिर ये इक्वली, इसका मतलब है इक्वल, ठीक। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट also called equilibrium GDP और equilibrium income refers to that level of output, मतलब जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई और आपकी एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के इक्वल होंगी तो समझ जाना कि मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम आ चुका है और वो बहुत बढ़िया माना जाता है, ठीक है। और ये बात सच है कि वी हैव ऑलरेडी लर्न द प्रीवियस चैप्टर, ये हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है पिछले चैप्टर्स में हमने यही डिस्कस किया है, बट फिर भी उन्होंने थोड़ा सा लिख रखा है। Aggregate supply refers to desired level of output in the economy. It is level of GDP that the producer wish to produce or plan to produce during the counting year, also called ex ante aggregate supply. मतलब आपका साल शुरू हुआ, या तो आपने प्रोड्यूस कर लिया कि मैं इतना प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ये मेरी विश है, या फिर आप उसको प्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं। और हमने पढ़ा था कि प्लान के लिए एक्स एंट शब्द का इस्तेमाल होता है, एक्स एंट एग्रीगेट सप्लाई, मतलब जो प्रोड्यूसर अभी प्लान कर रहा है कि वो ड्यूरिंग द ईयर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। और अगर एक्सेंट की जगह एक्सपोस्ट होता तब वहाँ पे पता चलता एक्चुअल एग्रीगेट सप्लाई कितनी हुई प्रोड्यूसर्स के द्वारा। तो पूरी एंटायर इकोनॉमी के प्रोड्यूसर्स मिलके जब गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई मार्केट में प्लान कर रहे होते हैं या विश कर रहे होते हैं, इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है, हमारी एंटायर इकोनॉमी के जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं कि अगले 1 साल तक हम अपना पैसा कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे खर्च करेंगे, ठीक। जब प्लान शब्द की बात आती है तो एक्सेंट, और जब एक्चुअल शब्द की बात आती है तो एक्स पोस्ट, सही है। ये ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द लेवल ऑफ जीडीपी दैट द बायर, तो मैंने कंज्यूमर बोल दिया था, विश टू बाय ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर,
द इक्विलिब्रियम जीडीपी मीन्स द लेवल ऑफ जीडीपी वेयर व्हाट द प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट द बायर विश टू बाय ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर। तो सीधा सीधा ये कहता है कि जितना माल प्रोड्यूसर बेचना चाहता है या फिर प्लान कर रहा है प्रोड्यूस करने की, उतना ही माल जो बायर है खरीदना चाहता है या फिर प्लान कर रहा है खरीदने के लिए। तो इकोनॉमी एकदम बैलेंस मिलेगी, अदरवाइज उसके अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। और ये अभी हमें आगे पढ़ने को भी मिलेगा कि इफ़ एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई तब क्या होता है, इफ़ एग्रीगेट सप्लाई इज़ मोर देन, अभी नीचे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अभी आएंगे क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक बात होगी। सो देयर इज़ नो एक्सेस प्रोडक्शन और देयर इज़ नो शॉर्टेज द आउटपुट ऑफ रिलेशन इट्स डिमांड, मतलब जितना बनाया उतना बिक गया, सिंपल, ना कम पड़ा ना ज़्यादा पड़ा। तो ये वाली बात तो यहाँ तक ले आया। किसको क्या कहता है कि जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड की इक्वल होगी तो हमारी इकोनॉमी को क्या मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम। और एग्रीगेट सप्लाई को हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं, इसलिए वाई बराबर AD भी हो सकता है, दोनों का मतलब सेम है। फिर थोड़ा सा उन्होंने यहाँ दिखाया सिचुएशंस को, ये तो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अब वो कहता कि एक्चुअल स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर, मतलब जितना एक्चुअल स्टॉक प्रोड्यूसर को चाहिए और जितनी उसकी ज़रूरत है, अगर इक्वल हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं है तो हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। अगर आपकी एग्रीगेट सप्लाई आपकी एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा है, यानी कि आपका एक्चुअल स्टॉक आपके रिक्वायर्ड स्टॉक से ज़्यादा है, तब क्या करेंगे, अभी पढ़ेंगे आगे। और दूसरा, जब आपका एक्चुअल स्टॉक आपके रिक्वायर्ड स्टॉक से भी कम है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो डिफ्लेशन वाला केस आता है, जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से तब इन्फ्लेशन वाला केस आता है। तो यही हमें आगे पूरे टाइम पे पढ़ना भी होगा। ठीक है, तो दिस इज़ लिटरली हम इसको कह सकते हैं अप्रोच नंबर फर्स्ट। अब अप्रोच नंबर 2 की बात करी जाए कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल आए तो आए कैसे। अभी हमने बोला कि एग्रीगेट डिमांड को किसके इक्वल रखना है, एग्रीगेट सप्लाई के। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, C+, और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, C+S। अब C से C कट गया, I का मतलब है इन्वेस्टमेंट और S का मतलब है सेविंग। तो जब इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल होगी तो भी हमारी इकोनॉमी को क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम लेवल मिल जाएगा। ठीक, फिर इन्होंने कुछ बातें नोट करने के लिए कहीं, ऐसे भी कह सकते हो कि जब एक्स एंड सेविंग, यानी कि जितना आप प्लान कर रहे हो, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगा, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का खर्चा किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इनकम होता है, तो जब तक इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं होगा, यानी कि खर्च नहीं होगा, तब तक एक व्यक्ति कमा नहीं पाएगा। और जब व्यक्ति कमाएगा नहीं तो डिमांड नहीं करेगा, और जब डिमांड नहीं होगी तो प्रोड्यूसर सप्लाई भी नहीं करेगा, यानी कि वो प्रोडक्शन ही नहीं करेगा। तो एक्स एंड सेविंग और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। जब इक्वल होंगे तो भी हम कहेंगे कि हाँ भैया इक्विलिब्रियम इसके अंदर है। हेलो, हाँ भाई, हाँ मम्मी को लेकर आ रहा हूँ अभी गौरव बाहर था ना, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो अब एक्स एंड सेविंग मैं बता चुका हूँ, जहाँ पे आप प्लान करते हैं। प्लान कौन करता है, एक कंज्यूमर या एक बायर। ठीक है, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कौन करता है, आमतौर पर फर्म्स वगैरह करती हैं। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। रेफर्स टू डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट, या फिर सॉरी इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ, एक्स एंड सेविंग। तो एंड में ना ध्यान रखियो, प्लान्ड होता है, और एक्सपोस्ट में, पोस्ट शब्द में एक्चुअल होता है। सेविंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, दीज आर द सेविंग विच पीपल इंटेंड टू मेक द इकोनॉमिक ड्यूरिंग। तो लोग ही इन्वेस्टमेंट मतलब सेविंग करते हैं। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, ये आएगा तेरा कहाँ पे दिखा रखा कहीं, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, दिस इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर with the intended to be made in the economy during the period of 1 year. It does not include unplanned investment. ठीक है, तो जनरली इन्वेस्टमेंट ना फॉर्म्स करती हैं, है ना। और क्या कहते हैं तेरा, ये जो सेविंग है ये कौन करते हैं, कंज्यूमर्स। यस करेक्ट, सिंपल शब्द, हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग करता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है। अब एक्स पोस्ट में क्या हो जाएगा, एक्चुअल सेविंग। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाएगा, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। तो साल के आखिरी में जाके पता चलता है एक्चुअल में कि
प्लान इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप शुरुआत के दिनों में आप प्लान करते हो कि भाई इस बार ना मैं पूरा दिन देख, तो सुबह को उठा है तूने पूरे दिन का प्लान कर लिया, दिस इज एक्स, एंड शाम को जाके एग्जैक्टली पता चलेगा कि इसने एक्चुअल में कितना करा, दिस इज एक्स पोस्ट पास। ठीक है, तो ये इतना अभी डन हुआ। अब इसके बाद हमें फिर वो सिखाएगा इन्हीं दोनों अप्रोचों से रिलेटेड कि भैया आप इन दोनों रिलेटेड से अप्रोच किस प्रकार उसको बेहतर तरीके से पढ़ोगे। तो इसको लेते हैं जस्ट इसके नेक्स्ट पार्ट में कि एग्रीगेट सप्लाई जब एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होगा तब जाके हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा, जैसे इन्होंने डायग्राम बना रखा है। और ये सारे वही डायग्राम है जो पिछले चैप्टर में पढ़ा है। सही है, फिलहाल इसमें इतना।